नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको विशेष अतिथियों से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके प्रशासनिक जीवन के साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो आज हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि है श्री पवन जैन, जिन्होंने 36 साल आईपीएस ऑफिसर के तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दी और साथ ही कविताओं में उनकी रुचि रही, तो उन्होंने कविताएं भी लिखी है, कविता पाठन भी किया है और साथ ही कुछ किताबें भी लिखी है और साथ ही वे समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं उनके कविताओं के बारे में, किन विषयों पर वो कविताएं लिखते हैं, किन विधाओं पर कविताएं लिखते हैं और वे समाज सेवा में क्या कर रहे हैं। तो नमस्कार पवन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुषमा जी। तो पवन जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर के तौर पर आपने मध्य प्रदेश में 36 साल आपने काम किया और उत्कृष्ट काम किया है, जिस पर आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, एक नहीं बल्कि 2 बार। ये तो आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा, लेकिन साथ ही आपने कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी है, पुलिस कर्मियों पर लिखी है, उनकी व्यथाओं पर। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कविताओं का दौर कैसे शुरू हुआ? मैं मूलतः राजाखेड़ा कस्बे से हूँ और बचपन में एक बार हमारे यहाँ जो मेला होता है उसमें एक कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ था। उसमें राहत इंदौरी जी आए थे और मैं उस वक्त 12-13 साल का रहा हूँगा। तो मैंने वहाँ पे आयोजकों से कहा, तो मैंने एक कविता पढ़ी। राहत इंदौरी उस वक्त देश के बड़े नामचीन शायर थे, आज हमारे बीच नहीं है। तो मुझे जब मैंने उनसे कहा कि सर मेरी कविता कैसी लगी, तो राहत जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। उसके बाद जब मैं धौलपुर कॉलेज में पढ़ने गया, बीएससी करने गया, तो वहाँ एक शरद मेला होता था और उसमें देश के शीर्षस्थ कवि आते थे और पहले कवि सम्मेलन उस शहर की, उस कस्बे की, उस मोहल्ले की पहचान होते थे। हम लोग कविता के प्रेमी थे, तो हम लोग 1 घंटे पहले पहली पंक्ति में बैठने के लिए बैठ जाया करते थे और मंच पर होते थे आदरणीय नीरज जी, काका हाथरसी जी, निर्भय हाथरसी जी, दादा अवस्थी, माया गोविंद। इसके अलावा ये जो अभी काव्य मंचों की त्रिवेणी जिसको मैं कहता हूँ, 50 साल से जिन्होंने मंच पर साम्राज्य किया है भारतीय काव्य मंचों पर, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री हरिओम पवार जी, पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, इन सब की एक त्रिवेणी होती थी और इनको 2 दौर तक हम लोग सुनते थे, कभी कभी तीसरा दौर भी होता था। तो मेरे को कविता की ललक वहीं से जागृत हुई, उस कवि सम्मेलन को सुनने के बाद। और मैं कहूँ तो मैं इस पर अभिमान करता हूँ कि मुझे कविता लिखने की प्रेरणा इन महान कवियों से मिली। और मैंने जब सिविल सेवा की परीक्षा दी तो मुझे कहने में बड़ा फक्र है कि मैं हिंदी माँ का पहला बेटा हूँ जिसने भारतीय पुलिस सेवा में भौतिक शास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान के विषय को हिंदी माध्यम में लिखकर चयनित हुआ। तो मुझे ये फक्र हमेशा रहता है कि हिंदी माँ ने मुझे अभिमान दिया, स्वाभिमान दिया और इन कवियों ने मुझे लिखने की और सुनाने की प्रेरणा दी। तो सर, कविताओं के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहली कविता अगर हम कहें या कविताओं की विधा की बात करें, तो उस बारे में आप बताइए कि किन विधा पर आप कविता लिखना चाहते हैं और किस तरीके से कविता पाठन भी करते हैं, वो बताइए। मैं मूलतः पहले व्यंग लिखता था। मेरे जो विधा थी व्यंग थी और मैंने जब भारत को ओलंपिक में पदक नहीं मिला 1988 में, जब मैं भारतीय पुलिस सेवा में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक रचना सुनाई थी कि भारत ओलंपिक में पदक क्यों नहीं जीत पाता, हर बार खाली हाथ लौटकर क्यों आता है, क्यों ही हमें 124 साल में केवल 2 ही खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ही हमें राष्ट्रधुन सुनवा पाते हैं। तो फिर मैंने उनकी प्रेरणा के लिए जब मैं यहाँ पर खेल संचालक लिखा तो मैंने यही बात कही कि खिलाड़ी गीत हैं, गालिब की गज़ल हैं, गंगा हैं, सुनाते जो हमें जनगढ़, खिलाड़ी वो तिरंगा है। साथ ही मैं पुलिस की नौकरी भी करता रहा, तो बरेली एक जगह थी जो मेरे पुलिस के मील का नया पत्थर है, मेरी यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव भी है। यहाँ से 120 किलोमीटर है भोपाल से। मैं वहाँ पे एसडीओ भी था, तत्कालीन मुख्यमंत्री का भोजपुर विधानसभा क्षेत्र भी उसी में आता था। तो मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके चला आया
और मेरी पत्नी थोड़ी सी अस्वस्थ थी और मेरे को पोस्टिंग हो गई प्रमोशन पर एडिशनल एसपी सिटी भोपाल। पन्नालाल साहब मेरे एसपी थे। तो मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा कि जरा मैं घर हो आता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, 1-2 दिन में लौट आना। क्योंकि बरेली पास था, तो मैं वहाँ से जब निकला तो रास्ते में एक बारना नदी पड़ती है और बाड़ी थाना आता है। तो बाड़ी थाने पर वहाँ के पुलिस वालों ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि सर वो नदी में बाढ़ आ गई है, बारना में तो आप जा नहीं पाएंगे बरेली। तो मैं बाड़ी रेस्ट हाउस में आ गया, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मैं वहाँ रुक गया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ के थाना प्रभारी आए, उन्होंने कहा सर वो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। मतलब ना पुलिस वाले कहीं से ले आए, उन्होंने व्यवस्था कर ली है। तो मैं जब बरेली पहुंचा और नदी में जब मेरी गाड़ी, एक बड़ी सी नाव जिसको 5-6 लोग चला रहे थे, उसमें मेरी गाड़ी भी आ गई, मैं भी आ गया। रात को 1 बजे होंगे, पानी गिर रहा था, तो मुझे 8-10 लोग वर्दी में छाता लगा के मिले। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। सामान्यतः जब आप चले जाते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, आपकी कुर्सियों के साथ आपकी विदाई हो जाती है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। टीआई थे जीपी वर्मा, मैंने उनसे पूछा कि वर्मा जी आप सब लोग रात में क्यों आए, मैं सुबह आ जाता। बोले साहब पता नहीं नदी कब उतरती, पर बोले हम इसलिए नहीं आए कि आप हमारे एसडीओपी थे, हम इसलिए आए कि आपने यहाँ इस वर्दी का सम्मान बढ़ाया। बरेली में पहले थाने के लोग जाते थे और पिट कर आते थे, अब थाने का एक सिपाही आता है तो गांव के पटेल और सरपंच थाने आ जाते हैं। आपने जो वर्दी का सम्मान बढ़ाया, हम इस सम्मान के लिए आए हैं। शायद मेरे लिए वो लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। मैंने पहली बार देखा कि पुलिस का सम्मान शायद अगर समाज करे, तो मैं हमेशा इसी बात को कहता हूँ कि जो पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है, जिसके नसीब में ताले नहीं होते, तो मैंने पुलिस के सम्मान में कविता लिखना शुरू किया। इसीलिए आपकी वो बहुत फेमस कविता है, और जिसका शायद कविता पाठन आपने लाल किले से भी किया मैंने है। लाल किले से वो कविता इसलिए पढ़ी कि आदरणीय नीरज जी जब होते थे तो वो मुझे अपने पास बिठाते थे और कहते थे कि डीआईजी पवन तुम वो कविता सुनाना। मैंने उनसे पूछा कि मैं दादा प्रमोट हो गया हूँ, मैं अब आईजी हो गया हूँ, एडिशनल डीजी हो गया हूँ, तो कहते थे नहीं हमारे अलीगढ़ में डीआईजी से बड़ा कोई नहीं होता। तो उनका एक अपनापन था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि पुलिस पर मौलिक कविता इस तरह की कोई नहीं लिख सकता। मेरी अंतिम इच्छा है, मैंने पहले भी आपके स्टूडियो में पढ़ी है, उसके लिए यही कह सकता हूँ कि अगर मैं उसको समेटना चाहूँ अपने शब्दों में, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पद में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। लेकिन सर आपने शायद इस कविता को आपने किताब में भी शायद किताब भी हाँ, लिखी है मैंने इस पर? जो किताब लिखी है जी। मेरी किताब आई है राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से, मैं समय हूँ, और ये इसमें अंतिम इच्छा के रूप में मेरी शायद उस पूरे काव्य कोश में अंतिम कविता है। और मैं फिर से अपना रिटायरमेंट के बाद लेखन कर रहा हूँ, तो इस बार मेरी जो प्राथमिकता वो संस्मरणों पे है। तो मैं खाकी का अग्निपथ लिख रहा हूँ, वो भी दिल्ली के किसी बड़े प्रकाशक से प्रकाशित होने जा रहा है, पर उसमें थोड़ा सा समय है। तब तक मैं अपना जो मेरा कविता पाठ है वो पुनर्जीवित हो गया है। मैं अब पूरी दुनिया में जाता हूँ, पुलिस की बीड़ा गाता हूँ, चाहे वो लाल किले का मंच हो जहाँ मुझे 14 बार अवसर मिला, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन का न्यूयॉर्क का या जोहान्सबर्ग का मंच हो। तो मुझे सौभाग्य मानता हूँ कि मैं पुलिस की पीड़ा को, अपनी वेदना को लोगों के बीच कह पाता हूँ। लेकिन सर ये कविता लिखने में भी जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं जो उसमें आई है, वो तभी आती है जब हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को आपने अपनी कविताओं में लाने नहीं, की मैंने कोशिश हमेशा की इस है। बात को कहा कि पुलिस वालों को इंसान समझा जाना चाहिए। अगर अपराधियों के अधिकार होते हैं तो पुलिस के भी होने चाहिए। अगर ड्यूटी के घंटे दूसरे विभागों में तय हैं तो पुलिस के भी ड्यूटी के घंटे और छुट्टी के दिन तय होने चाहिए। और मैं एक अभिलाषा, एक कामना हमेशा करता हूँ हर मंच पर कि जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद, दशहरा पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। तो सर अब हम आपकी जो दूसरी किताब है, जैसे आपने अभी बताया कि जो आने वाली है, उस पर तो आपने बताया कि आएगी ये पुलिस,
पुलिस की खाकी वर्दी, ऐसे ही है ना सर? खाकी की का अग्निपथ। खाकी का अग्निपथ, तो नाम मैंने भी बड़ा बहुत ही नौकरदारी, अच्छा है, यूनिक है। मैंने नौकरी बहुत कहिए कि संवेदनाओं के साथ जिया। अगर मैं सरगुजा में गया तो मैंने सूदखोरी उन्मूलन अभियान चलाया। अगर मैं मुरैना में रहा तो डकैतों के उन्मूलन के लिए नए प्रयोग भी किए। उसके बाद मैं सीहोर में गया तो हमने सूदखोरों के कब्जे से लोगों के जमीन और घर वापस दिलवाए। अगर मैं उज्जैन में आईजी रहा तो वहाँ लोगों की जमीन, किसानों की जो सूदखोरों ने कब्जे कर रखी थी, वहाँ कुछ ऐसे माफिया थे जो जेल से कारोबार कर रहे थे, उन पर एक अंकुश लगाया, सूदखोरी का एक अभियान चलाया। आप जानते होंगे, मेरे मित्र हैं राजेश बादल जी, वो उस वक्त आज तक के ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने 3 दिन प्रवास किया सरगुजा में। वहाँ के सारे कोयलांचल थे, वहाँ पे करीब 50,000 मजदूर काम करते थे। उसमें से 10,000 मजदूरों को हमने सूदखोरों के चंगुल से आज़ाद कराया। 75 माफियाओं को जेल में बंद किया और उनकी 20 करोड़ की पसीने की कमाई साहूकारों की तिजोरियों से आज़ाद कराई। बिल्कुल। तो सर इन्हीं विशिष्ट कार्यों को अगर देखा जाए, इसी को देखते हुए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। मुझे पुलिस की सेवा में 2 बार, पहली बार सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक मिला, फिर विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक मिला, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्ली में 26 जनवरी 1997 को आदरणीय माधवराव सिंधिया जी ने दिया था, और समाज सेवा का राष्ट्रीय पुरस्कार था। फिर मुझे साहित्य परिषद मध्य प्रदेश ने निराला युवा साहित्य सम्मान दिया, और मेरे लिए शायद बहुत अद्भुत और अपूर्व क्षण था जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की एक संस्था है INVC, कोविड के दौरान उन्होंने मुझे मानव रत्न अलंकरण दिया मेरी समाज सेवाओं के लिए। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद समाज सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं, और साथ में समाज सेवा को लेकर भी आप कविताएं लिखते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। Mahua House. यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांतिप्रिय जगह। हम जो भागदौड़ के बाद यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आए तो एक दिन में ही हमें मतलब काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील हुआ। नाश्ता बहुत डिलीशियस था, गेम्स बहुत अच्छे कराए जा रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम, रैंप वॉक, डांसिंग, स्विमिंग, रेन डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स में बांटले सुबह आते हैं हम लोग ने पहले क्रिकेट के मैचेस खेले, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, तो इसके अलावा स्विमिंग पूल में थोड़ा मस्ती करी हम लोग। बहुत अच्छा लगा, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये नेचर से बहुत इंटीग्रेटेड प्लेस है और यहाँ पे ट्रीज़ हैं। मतलब आप यदि पीस ऑफ माइंड के लिए आना चाहो तो आप इसे चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ एन्जॉयमेंट वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। भरपूर एंजॉय किया अपनी छुट्टी का और हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, सॉन्ग्स, डीजे, इन सब का एंजॉय किया। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। बेहतरीन पिकनिक के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो नहीं सकता है। यहाँ मतलब सुंदरता जो है ना देखने लायक है। महुए के पेड़, कुछ सागौन के पेड़, इनके बीच में जंगल का सही आनंद, साथ में बच्चे लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ है, हर पेड़ के लिए एक झूला, टेंट हाउस और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है कि बच्चों को अलग से देखना नहीं पड़ेगा और आपका सिक्योरिटी पर्पस से भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो नेचुरल फीलिंग आ रही है रिजॉर्ट में, जंगल में रहने की जो फीलिंग आ रही है वो एग्जैक्ट यहाँ पे हमें फील हुई है। काफ़ी दूर से आए। महुआ हाउस के बारे में हमारे दोस्तों ने जब प्लानिंग की, हम सोचे नहीं थे कि ये इतना अच्छा होगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो मतलब पूरा यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, शाम को भी ऐसा बिल्कुल शांति, ऐसा लगा कि हम कहाँ अपने गांव में, अपने घर में हैं।
हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और आए, हम 2-3 दिन का प्लान बनाएं और यहाँ अच्छे से एंजॉय करें। तो हम तो कई लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आइए और महुआ हाउस को आप एंजॉय करके जाइए। शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, अगली बार कभी आएंगे तो 2 या 3 दिन का प्लान बनाएं। यहाँ आके वाकई में ऐसा लगा कि वाकई में हम महुआ हाउस में हैं। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और मैं अब जानना चाहूँगी कि समाज सेवा जो आपका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर आप रहे, कविताएं आप लिखते हैं, लेकिन आप समाज सेवा भी करते हैं। तो समाज सेवा के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से समाज सेवा से आप जुड़े। जब पिताजी का देहावसान हो गया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा गाँव मुझसे छूट ना जाए, तो उससे जुड़ने का एक तरीका था कि हमने अपनी सारी पिताजी की अचल संपत्ति, चल संपत्ति एक ट्रस्ट में रूपांतरित की। बाबूलाल जैन सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाया और उसके माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल कैंप किए, बहुत विशाल मेडिकल कैंप, पोलियो के, आँखों के ऑपरेशन के, दांतों के, और तमाम बड़े चिकित्सक जो आगरा में, जयपुर में, ग्वालियर में रहते हैं उनको राजाखेड़ा बुलाया और लाखों लोगों को लाभान्वित किया। और मैं उस पर लिखता भी हूँ कि एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुनकर देखो, मिल जाएगा अर्थ तुम्हें जीवन का, एक रोज किसी का दर्द मिटा कर देखो। इसी भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 26 सालों से मेरे पिताजी की 30वीं पुण्यतिथि है। हम लोग एक चैरिटी हॉस्पिटल 8 जुलाई को शुरू कर रहे हैं और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भी उसके उद्घाटन में हमारे स्वीकृति और सहमति मिली है और हम अपनी सेवाओं का विस्तार करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ आप पैदा हुए हैं आपका फर्ज बनता है कि कुछ लौटाएं। अगर ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है तो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूरत आप पहुंचा सकें, तो इससे बड़ा कोई पुनीत काम नहीं है। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अब ईरान और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर भी क्या आपने कुछ लिखा है, उस बारे में भी थोड़ा बताइए। कई बार मुझे लगता है कि पूरी दुनिया बर्बरता पर इतनी खामोश कभी नहीं रही होगी। हिटलर भी आया होगा, मुसोलिनी भी आया होगा, नाजी भी आए होंगे, तमाम तानाशाह आए होंगे, पर इस तरह का पागलपन, इस तरह का युद्धोन्माद जो हम लोग रूस और यूक्रेन में हमने देखा, इजराइल और गाज़ा में हमने देखा, अब हम ईरान और अमेरिका में देख रहे हैं। तब मैंने ये पंक्ति लिखी है, सारी तहजीब को मिटा दूंगा पल में, एक पागल ने दुनिया को ललकारा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे वो यूएन हो, वो अस्तित्वहीन हो गए हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें फिर से ऐसा लग रहा है कि कहीं बर्बरता हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं धकेल देगी। तब मैंने जो कविता लिखी है उस रूप में लिखी है कि तमाम दृश्य हम लोग देखते हैं, चाहे वो पेरिस हो, चाहे पेशावर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे ईरान हो, चाहे तेहरान हो, चाहे यूक्रेन हो या गाजा हो। 40 साल में हमने सैकड़ों मंजर देखे हैं। बदलता कुछ नहीं है, बदलती है सिर्फ तारीख, बदलते हैं सिर्फ ठिकाने, बदलती है मरने वालों की संख्या और बढ़ती हैं घायलों की चीख। जख्म ताज़े हैं, दर्द हवाओं में है और घायल अभी भी अस्पताल में है। तब मैंने एक कविता लिखी है कि एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक चिट्ठी। मुझे ये मालूम है कि ये जो मरने वाले हैं इन हमलों में या बम विस्फोट में, वो मरने के बाद कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूँ और इन हमलों में मारे गए एक मासूम की चिट्ठी आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। एक घटना स्थल के बाद मुझे मिली एक कटी फटी चिट्ठी जिसमें लिखा था, एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल, वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई, मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते, मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट के उस्ताद
तुम्हें तो किस्मत से बच गए उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। और मैं पूरी दुनिया के मीडिया को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांधी के मुल्कान, तुम भी सुनो, वो चौथे स्तंभ के कलमकारों, लोकतंत्र के पहरेदारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। किसी की तुम भी सुनो, वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन। बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते। तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। बहुत ही सर खूब और बहुत दर्दनाक और संवेदनशील आपकी ये कविता है, और आज के सिनेरियो पे है अगर देखा जाए कि जो हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है जो हम सब देख रहे हैं। तो सर एक और बात भी और मैं जानना चाहूँगी कि आप जब खेल संचालक थे खेल एवं युवा कल्याण विभाग में, उस समय भी आपका जो स्पोर्ट्स की तरफ जो लगाव था, खेलों की तरफ जो लगाव था, उसके ऊपर भी आपने कुछ कविता लिखी हो तो उस बारे में भी बताइए। हाँ, मैंने आपका एक कहा अलग ही कि लगाव देखा है मैंने खेलों पर भी लिखी, ओलंपिक के पदक जीतने पर, खिलाड़ियों पर भी लिखी। और सबसे ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मध्य प्रदेश की खेल संस्कृति बदले। टोक्यो ओलंपिक थे, कोविड के कारण टल गए थे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले टैलेंट की सर्च करें, और जो टैलेंट हमारे पास है उसको वो सारी फैसिलिटी दें जो कि उसको विश्व स्तरीय एथलीट बनाती है। जब वो ओलंपिक में जाए, जब वो कॉमनवेल्थ में जाए, जब वो एशियाड में जाए या विश्व कप में जाए, तो उसके कदम नहीं लड़खड़ाएं। और मुझे कहने में कहीं फ़ख्र है कि हमारे 3 खिलाड़ी मध्य प्रदेश अकादमी के, और जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ओलंपिक के पोडियम पे पहुँचे। विवेक सागर और नीलकांता सिंह भारतीय हॉकी टीम में थे जो ब्रॉन्ज जीते। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया कि विवेक सागर को ऐसा कुछ किया जाए कि मध्य प्रदेश में इतिहास बन जाए। तो तमाम अड़चनें आई। विवेक सागर की हाइट 5 फुट 1 इंच थी, उसने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ था। तो ये जब रुकावट आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो नियम में नहीं है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि 52 साल बाद मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी पदक लेकर आया है ओलंपिक में, असलम शेर खान के बाद। अगर हम इसको DYSP बनाएंगे तो एक नया मैसेज जाएगा, और कैबिनेट सक्षम है नियमों को शिथिल करने में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, पूरा खेल जगत भी रहेगा, कि विवेक सागर को छूट दी गई कि वो 2 साल में अपनी ग्रेजुएशन कर लें। हाइट की एक टाइम छूट दी गई क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं सकती थी। 21 साल की उम्र में उसको DYSP का पद मिला। वो भारतीय टीम के कप्तान भी बने, 2024 में ओलंपिक में फिर जीते। तो वो हमारी एक संपत्ति है मध्य प्रदेश की, और वो एडिशनल DG पुलिस के पद तक जाएंगे। खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश में इस तरह का बड़ा पद किसी को आज तक नहीं मिला है। तो खिलाड़ियों में एक इस तरह का हुनर हो, हम उसको पहचाने। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कविताओं के माध्यम से भी, कि जिस तरह से हम लोग अपने राजनेताओं को, अधिकारियों को सम्मान देते हैं, जब हर कस्बा, हर शहर अपने खिलाड़ियों को सम्मान देगा तो हमें नए अभिनव बिंद्रा, नए नीरज चोपड़ा मिलेंगे। आगे क्या आपने सोचा है कि और किन विधाओं पे आप कविता लिखेंगे? जाते जाते आप ये बताइए। देखिए, मैंने अब कुछ व्यंग पर ज़्यादा किया। मैं एक छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूँ कि जिनके घरों में भी विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, वो मेरी एक मशवरे को सुन लें कि अब आप अपने लड़के लड़की की जन्म कुंडली, लगन कुंडली मत मिलवाइए। अब आप प्रेम कुंडली मिलवाइए।
पता नहीं कब किसी लड़की की प्रेम रेखा आपके लड़के की जीवन रेखा को काट दे, कब वो अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने जीवन साथी को सैकड़ों हजारों फीट की खाई में पटक दे, कब कोई सोनम सिया के दिमाग की विकृति जाग जाए और वो आपको मेघालय की वादियों में ले जाकर खाई में पटक दे या फिर पुणे के लोहगढ़ फोर्ट से पटक दे। तो अब ध्यान रखें कि शादी योग्य अगर आपके घर में लड़के लड़कियां हैं तो उनकी प्रेम कुंडली का, उनके अतीत का मिलान भी ज़रूर करवाएं। जी 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 सर, बिल्कुल सर। आज की अगर हम बात करें तो यही आपने जो कहा ये सच्चाई है। तो सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी कविताओं के बारे में बताया और किस तरीके की कविताएं आप लिखना चाहते हैं और ये सब आपने हमें साझा किया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सो मच। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।